हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स का, आपके जैसे साइंस में तीन चीजें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पहले हम लोग फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, यानी कि तीनों का अलग अलग और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखने वाले हैं। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। एंड आप लोग यार वीडियो को लास्ट तक देखा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी तैयारी कराने वाला हूं चैप्टर बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर टू चैप्टर एंड वन सॉल्व वीडियो चैप्टर्स का। एंड आप मैराथन क्लास सब कुछ देने वाला हूं, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। यू नो दैट, आप जानते हो कि जैसे अगर फोकस दूरी आपकी जितनी हो उसकी दो गुनी वक्रता त्रिज्या होती है। अगर आपकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तो उसका आधा फोकस दूरी होगी। अगर आपकी फोकस दूरी जितनी है उसकी दो गुनी वक्रता त्रिज्या होती है। अगर 10 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की दो गुनी होती है। नहीं सॉरी, वक्रता त्रिज्या जो होती है ना वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। जो आपका c होता है वो मतलब जो आपका वक्रता त्रिज्या r रेडियस बराबर 2f होता है। बस यही सूत्र पर आप लगा लो, आपका f का मान ज्ञात है 10, एंड आप 10 से जैसे 2 में मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये भाई पहले क्वेश्चन का आंसर है। याद हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर, अगर आपका सेंटीमीटर में लिखा है ना तो आपका 100/f होगा। क्या होगा? जैसे अगर आपका मीटर में होता है ना तो 1/f होता है, बट ये मीटर में, और अगर आपका सेंटीमीटर तो 100/f होगा। और f का मान कितना है? ये सेंटीमीटर में आएगा। f का मान कितना है? हाँ चलो, 100 है अपान 50, तो ये काटोगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं 50, हाँ सही है। डायोप्टर, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर होगा, ठीक है। कितना होगा? प्लस 2 डायोप्टर। अगर सेंटीमीटर में है तो आपका इसका मात्रक वैसे डायोप्टर होता है क्षमता का, तो इसलिए डायोप्टर में आएगा, ठीक है। तो प्लस 2 डायोप्टर, ठीक है, 100/50, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होता, बात वही है। अगला देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब यहां बात क्या किया गया है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते होंगे, बट अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास 9th में भी कई ऐसे न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल का सूत्र या फिर उनका मान जरूर काम आया होगा। या फिर नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन है ए 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि आपका जो ये मान होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। याद हो रहा है ना सब कुछ? हमारे साथ पढ़ो, सब कुछ मैं आपको याद करा दूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखा, यानी कि 2f का मतलब है दोगुनी किसकी है? फोकस दूरी की, अर्थात वक्रता त्रिज्या पर रखी गई है, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा a अनंत पर, v f पर, c 2f पर, d f तथा c के बीच में। भाई अब याद रखना, अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर पर रखी हो ना तो उसकी फोकस जो आपका वस्तु है वहीं रखा है तो प्रतिबिंब भी वही बनेगी। अर्थात 2f पर रखा है तो 2f पर ही बनेगा, c पर रखा है सेंटर पर तो c पर ही बनेगा, यानी कि वो बीच में होता है। और इसलिए अगर 2f पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा है तो वही बनेगा। ये हो गया टॉप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन सारे को नोट्स कर लो। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है। सभी को नोट कर लो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। पांचवा क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पांचवें क्वेश्चन में ध्यान दो, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करिए, नॉट उत्तल या फिर अवतल और उत्तल की बात थोड़ी सी भी नहीं की गई है, समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी a 1, v 1 से कम, c 1 से अधिक, d इनफाइनाइट। तो आप याद रखना जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। अगर आपकी आंख में ना दूरदृष्टि दोष है, ना निकट दृष्टि दोष है और ना ही जरा दृष्टि दोष है, तो बताओ आपकी आंख में मतलब कोई दोष ही नहीं है तो आपका जो दूर बिंदु होगा वो कहां होगा?
समझो, अगर आपकी आंख बिल्कुल अच्छी है तो अगर आप देख रहे हो ना, अगर आप देख रहे हो तो आपकी आंख जहां तक आपकी क्षमता होगी वहां तक देखेगी। अगर बीच में कोई दीवार, कोई पेड़ पकड़िया ना पड़ जाए तो आपकी आंख वहां तक देखेगी जहां तक दिखाई पड़ेगा। तो यहां इसका मतलब है ना 25 सेंटीमीटर, ना 100 सेंटीमीटर, ना 50, इनफाइनाइट आप देख सकते हो आराम से, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ, स्वस्थ यानी कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब अस्पष्ट दृष्टि यानी कि स्पष्ट आप देख सको और न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यू नो डेट, आप ये जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि मैं आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आल चैप्टर पढ़ा दिया इन वन वीडियो में। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर या फिर अनंत पर। हमेशा याद रखना, अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर पूछा जाए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलाव। ठीक है, तो यहाँ आपके मतलब 7 कलर होते हैं, 7 में से 4 ऑप्शन लिया गया है, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, सी है पीले रंग के लिए, डी है नीले रंग के लिए। अब हमेशा याद रखना कि जो आपका वैगनी या फिर आप यहाँ नहीं समझो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैंने प्रकाश का प्रकीर्णन ऑलरेडी पढ़ा दिया, याद कर लेना। ठीक है, तो यहां सबसे कम होता है तो आप लाल रंग के लिए, क्यों, क्योंकि लाल रंग उतना ज्यादा फैलता नहीं है, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है कि वो वहां से चलता है और हमें बहुत नीचे तक दिखाई देता है। मतलब वो फैलता नहीं पूरे आकाश में फैल जाए, नहीं, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। फैलाव, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, तो ये ज्यादा नहीं होता, ये कम होता है। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, आई होप, क्योंकि ये थोड़ा आपको हार्ड नहीं है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, एम्पियर सेकंड मात्रक है विद्युत ऊर्जा का या आवेश का या विद्युत वाहक बल का या फिर धारा का। देखो अगर आपसे पूछा जाए एम्पियर सेकंड, तो आप एक काम करो, सबसे पहले बताओ एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर है धारा का मात्रक यानी कि आई का। ठीक है, आई का मात्रक है। सेकंड किसका है, टी का। अब आप किसी ने इसका सूत्र पढ़ा है, आई इंटू टी, पढ़े हो कोई सूत्र, आई इंटू टी, तो क्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है, आई इंटू टी, यानी कि ये क्यू का मात्रक है, यानी कि क्यू का मात्रक क्या होगा, एम्पियर एंड सेकंड, एंड एम्पियर सेकंड ही होगा क्यू का मात्रक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। हाँ, ये होता है। तो यहां हमेशा याद रखना एम्पियर सेकंड जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, आवेश का, आवेश का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, एंड आपका जो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन अगर आवेश की बात की जाए तो यहाँ आवेश का मात्रक होता है एम्पियर माइनस सेकंड। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक हमेशा याद रखना, ए है ओम, वी है ओम मीटर, सी है ओम प्रति मीटर, एंड डी है मीटर प्रति ओम। समझना, ये आपका दो चीजों से मिलकर बना है प्रतिरोध। आपने पढ़ा है V बराबर आई आर, ठीक है, और R बराबर V अपान आई, ये V अपान आई से मिलकर बना है, यानी कि आपका V से होता है विभवांतर, I से होता है क्या, धारा। V अपान आई से मिलकर बना है वोल्ट अपान एम्पियर, और ये जो होता है वो बराबर होता है आपका ओम के बराबर होता है। ठीक है, ओम होगा। तो यहां से आपको 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल याद हो गया होगा, आपके दिमाग में चला गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये सारी चीजें आपको याद हो गई। चलो इनको हम नोट्स करा देते हैं आप लोगों को, और आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने दूसरे पेज में नोट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, सभी को नोट करो, वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया जाएगा। आ जाओ जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा 4 ओम और n यानी कि n और ओम प्रतिरोध वाले यन चालक है, तो आपका वैसे भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका 4/n हो जाएगा आसानी से। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका 4/n हो जाएगा, क्योंकि 4 है 4 ओम और n है चालक, यानी कि 4/n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ
प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 है तो R/R1 या फिर R डैश का अनुपात का मान होगा। तो इसे आपको मैं समझा दूं ताकि आप लोगों को याद रहे। चलो फिर देख लेते हैं। तो इसे समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है 5 बराबर भागों में काटा गया ना, यानी कि आप समझना प्रत्येक कटे भाग का प्रतिरोध 5 बराबर भाग यानी कि R/5 होगा। R/5 होगा यानी कि जो R1 होगा, R1 वो बराबर R2 और R2 बराबर R3 और R3 भी बराबर होगा R4 के और R4 बराबर होगा R5 के और कुल बराबर होगा R/5 के। ओके, समझ में आया। अब 5 प्रतिरोध को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है यानी कि 1/R डैश 5/R1 5/R2 नहीं, एक रखो, अभी एक बटे, अभी मैं सूत्र लिख रहा हूँ। R/R3 ये होता है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, R4 + R5 ये होता है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, और याद रखना। ओके, ये तो याद रहेगा। तो यहाँ अब देखो, यहाँ आपको लिखना है 5/R + 5/R, ये सभी का मान है, देख लो यही सभी का मान हो जाएगा, सभी का 5/R 5 बार यही लिख दो, 5/R + 5/R, यही आपको 5 बार लिखना है। 5 बार लिखोगे तो यहाँ R/R डैश वो हो जाएगा किसके हो जाएगा, 25 के, 25 के, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपका जो ये आपका मान आएगा वो 25 आएगा, बस ये आपका 25 हो जाएगा, 25 होगा आंसर। याद रखना भाई, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है, एक वैद्युत यूनिट बराबर किसके होता है, तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले समझो वाट में होता है, किलोवाट प्रति घंटा या फिर किलोवाट या फिर किलोवाट जो आपका माइनस घंटा। तो भैया आप याद रखना कि किलोवाट घंटा होता है, ये होता है। ओके, याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज याद रखने के लिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको हर एक चीज याद रहेगा, तभी मैं आपको इतना अच्छे से, इतना मन लगा के, इतने अच्छे से, बारीकी से, सटीक से समझा रहा हूँ। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका बना होता है फिलामेंट, जो बिजली का बल्ब देखते हो उसके अंदर फिलामेंट होता है, टंगस्टन का या लोहे का या तांबे का या पीतल का, याद है, ये होता है भाई टंगस्टन का, टंगस्टन का, ठीक है। तो यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, 14 क्वेश्चन आप सभी को नोट कर लो। वहां तक आपने कितने नोट किए थे, 10 क्वेश्चन, 10 यानी कि 11 आप यहाँ देख रहे हो, 4/n सही है, 12 आपका यहाँ है एंड 25 सही है, इसमें आपका किलोवाट माइनस घंटा सही है एंड इसमें आपका टंगस्टन सही है। चलो आगे चलें, चलो 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक है। टेस्ला तो है ही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, गॉस भी एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ये तीनों आपकी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र के एक मात्रक है, आपको पता नहीं होगा, आगे चलकर पता चल जाएगा, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन प्रति एम्पीयर नहीं, ये नहीं है, न्यूटन प्रति एम्पीयर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर ए 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वी एक गैस, सी 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर, या फिर डी 10⁻⁴ गैस। तो एक टेस्ला जो होता है ना वो इसके बराबर होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाक से क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। डायनमो उत्पन्न करता है, ए आवेश, वी विद्युत वाहक बल, सी विद्युत क्षेत्र, डी चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनमो, डायनमो का नाम सुना है कि नहीं, नहीं सुना है ना, क्लास 12th में सुनोगे या फिर क्लास 10th में आगे चलकर सुनोगे। डायनमो जो है ना, डायनमो मतलब एक यंत्र है जो विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है।
किसको उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। ओके, लास्ट भैया 18 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भैया जल्दी से टिक मार दो, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए मैंने आपको 18 क्वेश्चन आज बता दिए हैं। 18 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में इतना ही क्वेश्चन याद करना है। मैं 100% नहीं 110% गारंटी लेता हूँ कि इसी में से ही आएगा। अगर आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तो मेरे भी क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, मतलब और बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को नया सब्सक्राइब करना। और आपको बहुत जल्दी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का वीडियो दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। मॉडल पेपर जारी होने वाला है एक वीक के अंदर, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर बनाऊंगा, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बनाऊंगा एंड हर एक मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं इस पर वीडियो आएगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना का सही तरीका, 3 घंटे 15 मिनट में कॉपी कैसे लिखें, इन सब पर आपको वीडियो दिया जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।